गुड मॉर्निंग गाइज। माइक तो आ गया बट ट्राई किया तो शायद कनेक्ट नहीं हो रहा, वो एक बार देखना पड़ेगा ऑफिस जाके। तो आज मैं सेटअप कर लूँगा और कल जो वीडियो आएगी उसमें माइक यूज़ करके ही बनाऊँगा। तो होप सब आप सब ठीक हैं और लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। निकल रहा हूँ बस ऑफिस के लिए। पता नहीं यार, मेरे को एक इशू में ये भी है, पता नहीं इतनी ऊंची गाड़ी होने के बाद भी ना थोड़ी मोड़ी जगह पे ना पता नहीं टच क्यों हो जाती है गाड़ी, समझ नहीं आया मेरे को। इससे पहले मेरे पास XUV 400 होती ना, वो मैं बिना सोचे समझे कहीं से भी उसको निकाल देता था। कभी आज तक मेरे को ये नहीं हुआ कि मेरे डर लग रहा है यार टच हो जाएगी, कहीं नहीं हुआ। पता नहीं ये क्यों टच हो रही है, या तो इसका जो ये फुट स्टेप जो बाहर लगा हुआ है एडिशनल कंप्लेन जो लगा के दिया है, मेरे ख्याल से ये ही टच हो रहा है। बॉडी तो टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि 208 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। पता नहीं EV की 200 है, देखनी पड़ेगी पर कम है क्या इससे। तो इतना होने के बाद भी अगर स्टिल टच हो रही है तो वो तो भाई XUV 400 की 200 ही थी, उसकी आज तक टच नहीं हुई। वो पता नहीं क्या इशू है इसमें, पर बहुत बार हो चुका इशू है। अभी मैं जहाँ से उतरा हूँ ना, वहाँ पे उस दिन मैं नांगलोई जा रहा था तो मैंने ऐसे ही उतार दी बाइक, ठीक है। अब वो कहाँ क्या है कि वहाँ थोड़ा सा हाइट थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इतनी ज़्यादा भी नहीं है, टच हुई गाड़ी, आवाज़ आई बहुत तेज़ की। मैं यार ये तो गड़बड़ है, इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद भी अगर ये टच हो रही है रोड पे, ऐसे लग रही है। और बड़ी गाड़ी लेने के बाद तो आदमी सोचता है ना, छोटे मोटी चीज़ों तो इग्नोर ही कर देता है कि गड्ढे वड्ढे छोड़ना कौन। वैसे तो कोई इशू नहीं है रोड पे, सस्पेंशन वगैरह बहुत बढ़िया है गाड़ी का, आपको फील ही नहीं होगा कि रोड में कोई गड्ढे भी हैं। मतलब आप अगर चाहे धीरे चला रहे तो भी और अगर रफ चला रहे तो भी, मुझे आज तक ऐसा कुछ फील नहीं। मतलब इसका जो सस्पेंशन है मुझे XUV 400 से भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब है टाटा का इसका, मैं क्योंकि मेरे पास भाई है कज़न, उसके पास टाटा नेक्सॉन भी है, तो उसको वो भी चला के देख रखी मैंने, उसका भी सस्पेंशन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको कभी भी ऐसे बम्प्स, रोड पे गड्ढे वड्ढे हल्के फुल्के पता ही नहीं लगते कि गड्ढे भी हैं रोड पे। और मारुति वगैरह में तो आपको हर एक छोटा माइनर सा भी गड्ढा होता है ना, वो आपको पता लग जाता है, हाँ अच्छा आ गया गड्ढा, आ गया गड्ढा। इसमें इशू नहीं है वो, बस ये पता नहीं टच क्यों हो रही है। एक बार या तो पूछूंगा या फिर देखनी पड़ेगी क्या, या तो ये जो साइड फुट रेस्ट है जो ये कंपनी लगा के दे रखा है वो टच हो रहा है। होपफुली वही टच हो रहा हो, बॉडी टच नहीं हो रही, क्योंकि इसमें अगर बॉडी टच होगी तो नीचे बैटरी ही है। और वो एक नेक्सॉन का एक वीडियो भी आया था कि वो पार्किंग में चार्जिंग पे लगी हुई थी और वो आग लग गई। उसका कारण बताया गया था कि वो गाड़ी नीचे से डैमेज हो गई थी, तो और वो जिस डैमेज हुई थी ऐसी रोड पे ही चलते हुए कहीं पे लग गई होगी, तो बैटरी पे डेंट आ गया था क्योंकि वो बेस में ही रहती है। अब उसको सपोर्ट, उसके सपोर्ट में कुछ तो लगाना चाहिए कंपनी को, थोड़ा सा मेटल या हैवी कुछ तो लगाना चाहिए ताकि छोटी मोटी तो चीज़ें बैटरी तक ना पहुंच पाए। तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। अब उसका पता नहीं क्या हुआ, क्लेम मिला नहीं मिला, ठीक है। अब फ़ायदे हैं तो थोड़ा ध्यान से भी रखना पड़ता है चीज़ों को, नहीं तो फिर वो तो ऑल दो आप अगर पेट्रोल डीजल रखोगे उसमें भी कहीं ऐसी जगह लग गई तो वो तो वहाँ पे भी हो सकता है वो सीन, तो क्योंकि कितनी गाड़ियाँ अब आग लग रही हैं, चलती गाड़ियाँ आग लग रही हैं, खड़ी गाड़ी में आग लग रही है, पेट्रोल डीजल सब में लग रहा है। ये नहीं कि स्पेसिफिक EV में ही लग रही है आग, तो किसी भी गाड़ी में लग रही है आजकल। और वो कोई वो नहीं है कि हाँ भाई आपको इसी से डरना चाहिए, इसी को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ पेट्रोल फ्यूल ही पे ये इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, कोई ना, आप चलते हैं। आज आप ट्रैफिक देख ही रहे होगे, ट्यूसडे है और बढ़िया ट्रैफिक हो जाता है यहाँ, पता नहीं क्यों। एक तो यहाँ पे कट नहीं है तो लोग जानबूझ के यहीं से जाते हैं। और ई रिक्शा वाले, जो मैंने कल जो एक वीडियो डाला था वो इसलिए डाला था कि ई रिक्शा पे ना गवर्नमेंट को कोई कानून बनाने चाहिए, तो जो ये बहुत गलत चलाते हैं ना इनके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए कि इनको तरीके से चलाना चाहिए। रॉन्ग साइड, ये देखो सामने आपको, देखो कहाँ से आए, ये कट भी नहीं है, ये यहाँ से बीच में से आते हैं, यहाँ से रॉन्ग में चले भी जाते हैं। फिर वही ना, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गरीब आदमी खड़े होते, गरीब आदमी जी, गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी है, ठीक है, दूसरी ज़िंदगी से खेल रहे हो तो तब तुम्हारा गरीब नहीं दिखेगा, वो तो चला जाएगा ना इसके, अगर एक्सीडेंट हुआ कुछ हो गया तो।
तुम तो गरीब ही रहोगे, वो बेचारा चला जाएगा भगवान के पास। बट अब इनको कौन समझाए ये बातें, गरीब है तरीके से कमाओ, कौन मना कर रहा है। बट ठीक है, ये वो चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि कोई इनको ये अपनी वही सिंपैथी वाला मुंह ले आते हैं कि हम तो गरीब है जी, हम पे तो अत्याचार हो रहा है, हम पे तो ये लग रहा है वो लग रहा है, ये इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अब लोगों का क्या है कि जहाँ कुछ वो छूट मिलती है ना, वो हाँ उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। जैसे रूल्स, इनको कोई कुछ कह नहीं रहा तो ये सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। कोई ऐसा एक रूल नहीं है जो ये ब्रेक ना कर रहे हो। ओवरलोडिंग ये करते हैं, रफ ये चला रहे हैं, रॉन्ग साइड ये चला रहे हैं, जिगजैग ड्राइविंग ये कर रहे हैं। अब आपके सामने देखो राइट साइड में वो ई रिक्शा वाला रॉन्ग साइड में चला गया पूरा, उसके पीछे पीछे बाइक वाले भी हो गए हैं। तो ट्रैफिक लगता इसलिए है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन चीज़ है यहाँ पे ट्रैफिक की, कि लोगों को ना सब्र नहीं है, शांति नहीं है, सबको जल्दी जाना है, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। देखो ये कल और हाँ कल की टोटल 95 चल चुकी है, 149 किलोवाट का आवर का वो एवरेज कंजम्पशन है। तो आप 81% है ये, 19% में ये चली है 96 किलोमीटर। अगर ऐसे भी चलाऊंगा ना मैं, तो ये अभी 1% में 4 किलोमीटर चल जाएगी। तो ये आप मोटा मोटा लगा लो कि 20 × 500, तो ये 5 की तो एवरेज दे ही रही है मेरे को। 1% में 5 किलोमीटर चल ही रही है। अगर मैं इसको सिटी मोड पे भी चला रहा हूँ, तो सिटी मोड पे और L3 L1 में तो वो ब्रेकिंग और उसका रिजनेशन का ही फ़र्क है। बाकी मैं इसको L3 पे ही चलाता हूँ हर टाइम, मैं L1 पे लगाता ही नहीं हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये L1 पे हो जाती है, बट मैं इसको चेंज करके L3 पे ही कर लेता हूँ, क्योंकि ना एक तो उस पर चार्जिंग का चार्ज होती रहती है साथ साथ गाड़ी, ठीक है, तो ज़्यादा चार्ज होती है, ब्रेक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसमें, तो मैं ब्रेक यूज़ करने का भी कम वो होता है। अब आ गए द्वारका UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। इस रोड पे ना कोई बम्प्स नहीं है, कुछ नहीं है, अपना बहुत बढ़िया रोड है ये। मतलब गाड़ी की लाइफ ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं इस पे। चलते हैं गाइस ऑफिस की साइड। आज एक तो ये जब से दिवाली के बाद से ये ठंड तो नहीं है, ये फॉगी वो धुंध नहीं हो रही, धुआं ही है, पोल्यूशन ही है। इसके चक्कर में भी बहुत बीमारियां चल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरे खुद बेटा बीमार है, फीवर हो गया उसके कल रात को। एक तो ये इम्प्योरिटीज़ इतनी हो रही है ना, मन करता कभी कभी यहाँ से दूर चला जाऊँ, बट मजबूरी ये है कि अब नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, तो भाई यहाँ से दूर भी कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो खर्चे पाल रखे हैं वो यहाँ की नौकरी में ही होंगे पूरे। तो अब देखते हैं, भगवान ने साथ दिया तो। मेरा मन तो यहाँ रहने का है नहीं, मेरा मन पहाड़ों पे रहने का है, जहाँ जैसे उत्तराखंड वगैरह में पहाड़ों पे एक छोटा सा घर बनाना है। छोटा सा क्या, मतलब प्रॉपर घर, फार्म हाउस टाइप में, और वहीं रहना है, वहीं खाना पीना है। और बस उसके लिए मुझे मैंने बहुत बार मैं सोचता हूँ कि मुझे कितने पैसे चाहिए। मुझे कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए मेरे पास हों। 5 करोड़ भी होंगे तो भी ठीक है, 2-3 करोड़ वहाँ पे लगा के घर बना के 2-3 करोड़ का अपना FD करवा दो बैंक में, 1-1.5 लाख रुपये महीना आएगा। उसके बाद वहाँ पे जो खेती बाड़ी करनी हो आपको, कोई एक्स्ट्रा, ताकि एक फिक्स इनकम होना कि हाँ मेरे अकाउंट में इतने पैसे हर महीने आ रहे हैं। कभी कभार अगर कुछ काम कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ पैसे नहीं आते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लाइफ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है। बट अभी क्या है कि बच्चे अब वहाँ ले जाके पढ़ाई तो नहीं होगी ना, वहाँ के बच्चे खुद यहाँ पे आते पढ़ाई करने। तो अभी देख रहा हूँ मैं, अभी तो अब जब तक ये नहीं बड़े हो जाते तब तक तो कहाँ ही जाना होगा, कहीं जा ही नहीं सकते। इनके लिए तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कोई और
अब यहाँ से दूर जाने का मेरा मन ये इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मेरे गांव भी यहाँ पे ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और सब रिलेटिव्स ही हैं, आसपास ही हैं। देखता हूँ, मतलब मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, मन करता है अकेला होता हूँ जब सोचता हूँ कि यार फैमिली को लेके, मेरी फैमिली को लेके, मतलब पापा मम्मी बच्चे और वाइफ को लेके मैं पहाड़ों पे चला जाऊँ, वहीं रहूँ। पापा मम्मी को भी थोड़ा सा जो एटलीस्ट इस एज में आके उनको भी थोड़ा सा, ये यहाँ पे इम्प्योरिटीज इतनी है, सब्जी मिलावटी है और इंजेक्शन वाले सब्जी आ रही हैं आजकल, ऊपर से हवा इतनी अच्छी है, पानी ख़राब आ रहा है, मतलब हर चीज़ तो पॉल्यूटेड है यहाँ पे। अब जो ये कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो लोग मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाने चक्कर में जो ये जो दवाइयाँ लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं सब्जियों में, वो हमारे लिए तो अच्छे नहीं है ना। पर ठीक है, फिर सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यार, मैं अभी कुछ होगा ऐसा तो अब वही ना, मिडिल क्लास फैमिली के पास 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठे होने बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो कमा रहे हैं वही खर्च हो रहे हैं, बच कुछ नहीं रहा पीछे से। और मैंने तो वैसे भी इतने खर्चे पाल रखे हैं अपनी लाइफ में, एक गाड़ी ले ली, इसकी EMI जा रही है, और बाकी मैंने अभी घर बनाया था तो उसका भी कुछ मैंने है थोड़ा बहुत जो देना है मुझे। तो वही ना, सैलरी फिक्स्ड है, इंक्रीमेंट होगा तो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, नहीं तो सब पैसे गायब। महीना अभी स्टार्ट हो चुका ना, अब मैक्सिमम पैसे गायब हो चुके हैं, अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं, EMI जा रही हैं, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है। हाँ, सबको एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, होपफुली अब क्या पता किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो, भगवान ना ही करो तो बढ़िया है। मैंने क्या किया, दिवाली से पहले ना सोफ़ा सेट मंगवाया था, मुझे EMI पे चाहिए था, तो कीर्तिनगर मार्केट में EMI पे मिलता नहीं है। मैंने पता भी किया था, कुछ जो थोड़े बड़े दुकान वाले उन्होंने मना कर दिया कि हम कैश पे काम करते हैं या फिर EMI कार्ड पे नहीं करते। तो फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे मैंने 2 दिन सर्च किए हैं, तो अमेज़ोन पे मतलब पसंद करने के ऊपर था, पसंद नहीं आ रही चीज़ें, तो मेरे को फ्लिपकार्ट पे एक कंपनी के सोफ़े पसंद आए थे, ARRA, बेंगलोर साइड की कंपनी है। मैंने सोफ़ा मंगवाया वहाँ से, ठीक है, सब कुछ हो गया। एक तो मेरे को जो सोफ़ा की जो डिलीवरी डेट थी वो 17 अक्टूबर थी, जो कि दिवाली से 3 दिन पहले थी, 20th की दिवाली थी। 20th 17 का उन्होंने मेरे को बिना उस नोटिफिकेशन के वो डिलीवरी डिले कर दी, 20 कर दिया। फिर मैं चलो दिवाली पे, अब सोफ़ा इसलिए था सब दिवाली से पहले कि गेस्ट आएंगे तो उनके बैठने के लिए हो जाएगा, अच्छा है ना। फिर ये सोच के मैंने ऑर्डर किया था कि ठीक है, गेस्ट वेस्ट आएंगे तो कहाँ बिठाऊँगा, ऑल तो जगह है बट ठीक है, सोफ़ा भी होना चाहिए घर में। तो 17 कैंसिल करके 20 किया, 20 कैंसिल करके उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 24 कर दिया। मैं इतना गुस्सा आया ना, मैंने कंप्लेंट डाली। और एक तो फ्लिपकार्ट इतना बकवास ऐप है ना, इससे बकवास कुछ है ही ना। कस्टमर केयर नंबर ढूंढने में आपको ना बस टाइम ही ख़राब होना है, पता ही नहीं लगता कहाँ कस्टमर केयर नंबर है। डायरेक्ट सीधा नहीं रखा, ऑप्शंस में जाके एक्स्ट्राज में जाके सिलेक्ट करोगे तब जाके कहीं से एक नंबर मिलेगा, उसके बाद ही आप उन पे कंप्लेंट कर पाओगे। वो भी आधी बार उनका ऐसे ही है, मैं ऑनलाइन गूगल पे निकाल रहा था नंबर, तो वो तो मिलता ही नहीं है। इरिटेटिंग चीज़ थी, मैं तो मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उससे। और अब जब वो सोफ़ा आया 24 तारीख को, तो वो डैमेज निकला, तो मैंने 27 को रिटर्न कर दिया। मुझे मैसेज आया, फ्लिपकार्ट पे वो अपडेट होती है ना स्टेटस, तो अपडेट आया कि आपका सोफ़ा 20 नवंबर को आपको रिप्लेस होके मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलो कोई ना, टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर अभी मुझे मैंने अभी एक परसों देखा तो नोटिफिकेशन में, भाई स्टेटस देख लो क्या हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया मेरा रिप्लेसमेंट। मेरी इवन एक EMI जा चुकी है, मैं पे कर चुका हूँ क्रेडिट कार्ड की, और वो सोफ़ा मेरे को मिला ही नहीं है। मतलब इतनी बेकार सर्विस फ्लिपकार्ट की, मैं तो बिल्कुल ही वो हो गया। लेकिन इनकी जो ये डिलीवरी पार्टनर है E-कार्ट, सबसे वाहियात डिलीवरी पार्टनर इनके, और इनके लिए अगेंस्ट रिव्यूज़ भी इतने बढ़िया दे रखे हैं लोगों ने, फिर भी फ्लिपकार्ट उसी पे डिपेंडेंट है, वो नहीं कर रहा, कोई एक्शन ले रहा, कुछ नहीं। लोगों ने कमेंट भी डाल रखा है अगेंस्ट E-कार्ट, बट ठीक है, फ्लिपकार्ट का चल रहा है। अभी ना बड़ी बड़ी कंपनियां खुल तो गई हैं, अब इस पर कोई फोकस नहीं करता। वो स्टार्टिंग में होता ना कि मुझे तो माल बेचना है, तो मैं कस्टमर्स बनाने के लिए अच्छा बनूँ, अच्छा बन के फ्लिपकार्ट ऑफर्स दिए, टाइम पे डिलीवरी कराई। अब जब उसका वो धंधा चल गया ना, अब वो कस्टमर गया भाड़ में, कस्टमर भाड़े में ही गया। अब कस्टमरों को कोई लेना नहीं, इनको ऑर्डर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तभी डूबा पड़ा फ्लिपकार्ट, ये हाल हो रखा है। अब ऐसे रिव्यूज़ मुझे लगता नहीं फ्लिपकार्ट ज़्यादा लंबा चलेगा, अगर फीडबैक रहा तो।
कंप्लेंट डाल दी मैंने, देखता हूँ क्या एक्शन लेंगे वो। मुझे कभी 5 तारीख बोल रहे हैं, 5 तारीख को मैंने कल फ़ोन किया, कह रहे सर 6 तारीख तक रिजॉल्व हो जाएगा। अब देखता हूँ इनको भी, अभी जैसे समझेंगे वैसे समझाना पड़ेगा इनको भी प्यार से, क्योंकि ये तो मतलब आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो किसी को। कस्टमर ने पैसे भी दे दिए, उसको चीज़ भी नहीं मिली है, उसकी बेचारे अकाउंट से कहीं वहीं कटे जा रही है। भैया फ्लिपकार्ट से मत मंगवाना कुछ भी, बहुत बेकार ऐप है ये। कोई ढीले की सर्विस नहीं है इनकी, ना तो इनके जो प्रोडक्ट है वो ढंग के होते, डिलीवरी 3rd क्लास है, कस्टमर केयर भी 3rd क्लास है। इससे बेकार ऐप कोई नहीं होगी। पता नहीं क्यों खोल के बैठे हैं। ठीक है ना, वही बनिया बुद्धि जितनी थी उतनी चला ली, अब चल गया धंधा, भाड़ा में जाओ, हमें क्या करना, हम तो कमा के बैठ गए हैं, बेकार आदमी। ठीक है, कोई ना, मेरा रिव्यू यही था। मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगा फ्लिपकार्ट की तरफ मत जाना, बड़ा बेकार रिव्यू है मेरा उसके लिए। और मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें वीडियो में लास्ट में कि रिटर्न बता के। अब ये फ्लिपकार्ट वाले ये भी हैं कि पहले जो डेट दिखा रहा था वो हटा भी देते हैं, अपने अपडेट करता है कि कस्टमर को पता ही ना लगना चाहिए। और मैंने मेरी से ये हो गया, मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट नहीं लेके भाई ठीक है डिलीवरी कर देंगे, मुझे नहीं पता था कि ये स्टेटस ही चेंज कर देंगे उठा के, कि अब आपके तो रिप्लेसमेंट ही कैंसिल कर दी उठा के। 31 तारीख को अक्टूबर को मेरी रिप्लेसमेंट ही कैंसिल कर दी सेलर ने। और कोई इनके पास जवाब नहीं उस चीज़ का। इनको ये इवन ये फ्लिपकार्ट की नहीं पता कि मैंने वो वापसी भिजवा भी दिया, रिटर्न कर दिया है सोफ़ा। मेरे से पूछ रहे कस्टमर केयर वाले कि सर आपने रिटर्न कर दिया, मैं आपके यहाँ पे अपडेट दिखा रहा था, आपको नहीं पता है कि क्या रिटर्न किया नहीं किया। मतलब इतनी बेकार सर्विस। मेरा तो बैड एक्सपीरियंस है, मैं तो भी दोबारा ज़िंदगी में फ्लिपकार्ट से तो कुछ ना मंगाऊँ। इससे बढ़िया तो कहीं दुकान से, स्टोर से खुद ही जाके लिया, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने भी फर्स्ट टाइम वो शॉप इतनी बड़ी चीज़ मंगवा ली ना, मैं मंगवाता नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ सोचा कि मैं चलो ठीक है यार, अब फ्लिपकार्ट वगैरह पे चल रही है तो ये तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर्विस बेकार, प्रोडक्ट बेकार, कस्टमर केयर बेकार, हर चीज़ बेकार, कुछ ठीक मिला ही नहीं वहाँ पे। और स्टिल फिर अभी तो स्टिल परेशानी हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो कुछ अभी तक ना रिफ़ंड मिला ना कुछ। और सोफ़ा भी गया, अब वो सेलर उसको भेज नहीं रहा। मेरे पास 2 पीस मंगवाए थे, एक मेरे पास घर पे रखा है, अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरा अलग थोड़ी मंगवाऊँगा उसको लिए। अब या तो मैं चेंज करना पड़ेगा वो, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा अभी रिप्लेसमेंट का, क्योंकि वो एक किसके काम का नहीं है फिर मेरे पास। मतलब मैंने पूरा 2 का वो बनाया था, मंगवाया था ऑर्डर करके सेट, अब वो एक पड़ा है, दूसरा है ही नहीं मेरे पास। लेट्स सी, कोई ना, देखते हैं गाइज। अभी आज यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक तो मिल रहा है, देखते हैं। अब मैं 88-90 पे चल रहा हूँ इस रोड पे, 78% बैटरी हो गई है और मेरी गाड़ी चल चुकी है 110 किलोमीटर। होपफुली ये 3% में 15 किलोमीटर चल जाए, मतलब वही 125 किलोमीटर हो गया 20% में, 25% में चल जाएगी। 89-90 की स्पीड पर चल रहा हूँ मैं। इस स्पीड में पर यहाँ तो लोग तेज़ चल रहे हैं, बट मैं 80-90 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा फिर अपनी सेफ्टी भी तो देखनी है। यहाँ लोग को जल्दी ज़्यादा है, जल्दी मुझे भी है बट इतनी जल्दी भी नहीं है। ऑफिस ही जाना है, ऑफिस वहीं मिलेगा मेरे को जहाँ छोड़ के आया था कल। चलो गाइस, मिलते हैं, लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जो लोग देख रहे हैं। प्लीज़ मोटिवेशन मिलेगी मुझे। मैं इवन जब सब्सक्राइबर नहीं मिलते, बट ठीक है, मैं अभी मतलब अपने एंड पे इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा चेंजेस लाऊँ। मैंने एक नया चैनल बना लिया है, उस पर मैं अब शायद वीडियोस डालूँगा, बट वो AI वीडियोस डालूँगा। अब उसके लिए मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा था, अभी मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ और जल्दी वो चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ दूसरा, क्योंकि इस पे तो यही डालूँगा ट्रैवलिंग के, उस पर डालूँगा वो जो डालने मेरे को, इस पर सिर्फ ट्रैवलिंग के ही डालूँगा, उस पर डालूँगा वो AI वाले। लेट्स सी क्या चलता है।
मिलता हूँ आपसे मैं। यहाँ भी ब्रेक जहाँ हम ट्रैफिक लगा दिए इस हाईवे पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। कोई ना गाइस, थैंक यू, होप हैव अ गुड डे एंड आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको हर खुशियाँ पूरी करे। थैंक यू, बाय बाय।